बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कही अनकही के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। खित्ते में बहुत बड़े वाक़यात हुए हैं जिनमें शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस का इजलास सर फहरिस्त है, जो भारत के साहिली शहर गोवा में हुआ। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, नौजवान वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी वहाँ गए। भारतीय मीडिया ये भूल कर कि उसके यहाँ एक बैनुल अक़वामी तकरीब हो रही है जिसके अंदर तमाम मुल्कों के, बड़े अहम मुल्कों के वज़राए ख़ारजा आ रहे हैं, उनसे बातचीत करनी चाहिए, उनको भी तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन उसकी सारी तवज्जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी पर रही और वो दुश्मनी में रही, दोस्ती में नहीं, मोहब्बत में नहीं। और पाकिस्तान को जलील करने के तमाम हरबे उन्होंने आजमाए, जिस पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि आप हाइपर हो रहे हैं। हमें भी मालूम है कि भारत कहाँ कहाँ क्या क्या दहशतगर्दी कर रहा है। बलूचिस्तान के हवाले से उन्होंने कुलभूषण यादव की साजिश याद दिलाई और बहुत कुछ कह गए मुस्कुराते हुए। चीनी वज़ीर ख़ारजा उसके बाद पाकिस्तान आए। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान आकर जो पाकिस्तान को मशवरा दिया है वो बहुत काबिल गौर है। मैं इसी वजह से कह रहा हूं कि ये ग्रेट गेम का आगाज़ है। पाकिस्तान के लिए ग्रेट गेम का आगाज़ चीन की तरफ से है और चीन ने हमें बहुत बड़ा मशवरा दिया है कि हम अपने मुल्क में सियासी इस्तेहकाम पैदा करें। एक मुख्तसर से जुमले में हमारे सारे मसाइल को समो दिया गया है कि हमारे मसाइल हैं क्या, सियासी इस्तेहकाम कैसे पैदा होगा ये हमें सोचना है, किस तरीके से पैदा होगा ये भी हमें उसका तरीका इख्तियार करना है, वज़ा करना है। तो चीन जो है वो ये चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम रहे और पाकिस्तान के पड़ोस में भी इस्तेहकाम रहे। इसीलिए उसने अफ़गानिस्तान को बुलाया पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना वाक़यात की रोकथाम के लिए, ताकि टीटीपी को रोका जा सके जो अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना हमले कर रही है, वो खित्ता महफूज बनाया जा सके। ईरान के साथ भी पाकिस्तान को ऐसे ताल्लुकात बनाने होंगे ताकि बलूचिस्तान में अमन हो, क्योंकि कुलभूषण यादव ईरान से आते हुए ही पकड़ा गया था और बहुत सारी चीज़ें ईरान में ही होती रही क्योंकि ईरान को भारत ने अपना अड्डा बना लिया था। चीन ने पाकिस्तान के साथ ये मामला भी किया कि पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा 11 साल बाद भारत गए किसी तकरीब में शिरकत के लिए, लेकिन भारत गए तो भारत को बुलाना पड़ा, उनका इस्तकबाल करना पड़ा। अब भारतीय मीडिया जो चाहे कहे, लेकिन हकीकत यह है कि ये पाकिस्तान और चीन की कामयाबी थी कि उन्होंने वुसअत क़ल्बी का मुज़ाहरा किया, लेकिन वुसअत क़ल्बी का मुज़ाहरा भारत नहीं कर रहा। पाकिस्तान के अंदर जो सियासी तौर पर, अंदरूनी तौर पर जो मामलात हैं वो ये हैं कि पीडीएम है मौजूद, एक सियासी इत्तेहाद, और दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी है जो नून लीग के साथ है। तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान तो मिसाक़ जमहूरियत है और भी कई जमातें होंगी उनमें शामिल, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि उस मिसाक़ जमहूरियत को एक मरतबा फिर उसके ऊपर दस्तखत हों और तमाम सियासी जमातें, चाहे वो एक दूसरे के मुखालिफ हों या हामी हों, उस मिसाक़ जमहूरियत पर दस्तखत करें, ताकि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी क्या होगी इसके ऊपर एक इत्तेफाक राय पैदा हो जाए। पाकिस्तान की दाखिला पॉलिसी किन किन मामलात में कभी तब्दील नहीं होगी इस पर इत्तेफाक राय हो जाए। पाकिस्तान की जो माशी पॉलिसी है, माशरती पॉलिसी है, मालियाती पॉलिसी है, वो किन किन मामलात में कभी तब्दील नहीं होगी इस पर इत्तेफाक राय पैदा हो जाए, क्योंकि ये इत्तेफाक राय पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए राह हमवार करेगा। क्योंकि जब एक कानून आपका मुतय्यन हो जाएगा तो दूसरे ममालिक जब सरमायाकारी करने आएंगे तो उनको मालूम होगा कि ये कानून तब्दील नहीं होगा, इस कानून के मुताबिक हम यहाँ सरमायाकारी करेंगे। लेकिन सबसे अफसोसनाक बात, हमारे यहाँ
अदलिया का किरदार है। क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक अदलिया के दामन पर इतने दाग हैं कि हम उसके मतलब किस तरह कहें, वो काबिल इज्जत नहीं रही। वो हमेशा तौहीन अदालत पर नोटिस तो दे दिए जाते हैं, लेकिन क्या अदलिया ने कभी इस बात का ख्याल किया है कि वो काबिल इज्जत है? इतने मुकदमात हैं अदालतों में ज़ेर इल्तिवा कि जज को सर उठाने की फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के इदारों में जो सबसे कम वक्त काम करने वाला इदारा है वो अदलिया है। सबसे, जिसमें अंदर 2 महीने की छुट्टियां भी होती हैं, 4 महीने की छुट्टियां भी होती हैं। अदलिया की, छोटी अदालत से लेकर बड़ी अदालत तक, किस बात की छुट्टियां, किस लिए छुट्टियां? दूसरे इदारे काम कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं काम कर रहे? और दूसरे इदारों की बनिस्बत तनख्वाहें इनकी आंखें फाड़ देने वाली हैं। हालांकि होना यह चाहिए कि कोई क्राइटेरिया हो कि एक फला अदालत के जज को इसलिए ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी कि उसने इतने ज़्यादा मुकदमात भुगताए हैं और उनका फैसला किया है। इस बारे में हम मज़ीद और बात करेंगे। दूसरी जानिब सियासी जमातों का, पाकिस्तान में इस वक्त तमाम सियासी जमातें एक तरफ और पीटीआई एक तरफ, और जब पीटीआई के सरबराह के हवाले से जेआईटी वहाँ पर पहुँची, इन्वेस्टिगेशन टीम पहुँची वहाँ पर, नैब की हो या किसी और की भी हो, तो उसका इस्तेमाल काले बकरों से किया गया और उस टीम को काले बकरों के हिसार में लेकर इन्वेस्टिगेशन शुरू करवाई गई। ये क्या मजाक है? ये किस तरह की मसखरापन है? ये हमारे यहाँ हम किस तहव्वुमात का शिकार हैं? दुनिया भर में जादू टोने, ब्लैक मैजिक वगैरह को बुरा समझा जाता है, सबसे ज़्यादा बुरा काम समझा जाता है इसको। इसकी कोई तारीफ नहीं की जाती, किसी तारीफी लहजे में इसको नहीं किया, लेकिन खुलेआम सरेआम हमारे यहाँ जादू टोना होता है। तो सियासी अदम इस्तेहकाम का एक वजह यह भी है कि हम अपने मामलात को अवामी सतह पर हल करने के बजाय, यानी अवामी हिमायत हासिल करने के बजाय जादू टोने के जोर पर हुकूमतें तब्दील करने की कोशिश की जाती है। तारीख तो हमें यह बताती है कि पाक चीन ताल्लुकात में हमेशा पीटीआई ने रखना डाला है और यही उसका एजेंडा है, क्योंकि अमेरिका के साथ ताल्लुकात अब भी इनके बेहतरीन हैं, वहीं से इनकी पॉलिसी बनकर आती है और इनको ही सपोर्ट किया जाता है। चीन की बढ़ती हुई इक़्तिसादी क़ुव्वत के ख़िलाफ़ अमेरिका और भारत का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मुआहदा हुआ, उसमें यह तय है कि चीन की बढ़ती ताकत को रोका जाए और इस्लाम को फैलने से रोका जाए। ये सारी बातें तयशुदा हैं। वो मुआहदा किसी वक्त हम उस पर भी बहस करेंगे, वो दिखा भी देंगे कि ये क्या चीज़ है, स्ट्रेटेजिक मुआहदे की शराइत क्या है, क्योंकि इस वक्त कम है। चीन के लिए सबसे बेहतर पार्टनर पाकिस्तान है खित्ते में, क्योंकि उसके पड़ोसी ममालिक में सबसे बेहतरीन पार्टनर पाकिस्तान है, जो उसको गर्म पानियों तक और मशरिक़ वस्ता तक रसाई देता है। चीन की मशरिक़ वस्ता तक रसाई जो है वो हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त तरक्की का बाइस बन सकती है, लेकिन अगर हम तरक्की करना चाहें, खुदगर्जी के खोल को हम उतार दें, हर पाकिस्तानी अगर मालदार हो जाए तो इसमें बुराई क्या है? सिर्फ चंद पाकिस्तानियों के मालदार होने से अदम इस्तेहकाम भी बढ़ता है, मुल्क भी तरक्की नहीं करता। हमारा मुल्क इस तरीके से तमाम पाकिस्तानियों को मालदार करेगा, दुनिया में हमारी इज्जत होगी और हम अपने पड़ोसी ममालिक में सबसे ऊंचे होंगे इक़्तिसादी तौर पर, माशी तौर पर। और जब हम इक़्तिसादी और माशी तौर पर ऊंचे होंगे तो हम समाजी और सफारती तौर पर भी मजबूत होंगे। तो खित्ते में हमारी अहमियत होगी, दूसरे ममालिक भी हमें अहमियत देंगे। लेकिन हमने चीन का साथ न देकर बहुत बड़ी गलती की। जनरल आसिम बाजवा ने अमरीकी मिशन को पूरा करते हुए
सी पैक को लपेट दिया था, जिसके नतीजे में चीन और पाकिस्तान की बस सर्विस बंद हो गई। आपस के बहुत से ताल्लुकात और तजारती मामलात भी खराबी में पड़े। कई तरक्याती मंसूबे खंडत में पड़ गए। अब दोबारा ये काम शुरू होने वाला है, तो फिर पीटीआई एहतजाज कर रही है। और पीटीआई के एहतजाज में जो लोग शामिल हो रहे हैं, जो दूसरी सियासी जमातें अगर उनका साथ देना चाहती हैं, तो वो ये सोच लें कि वो पाकिस्तान दुश्मनी में किसका साथ दे रही हैं। 3 अगस्त 2021 को जनरल आसिम बाजवा को चीन की शिकायत पर अलग किया गया था। आसिम बाजवा की जो सरगर्मियां थी उसके बारे में फिर हम किसी वक्त बात करेंगे। इस किस्म के सारे मामला एक नहायत पसपंदर रखते हैं। हम बताएंगे कि क्या हुआ था। पाकिस्तान में ताकत का सबसे बड़ा मरकज फौज है। पाकिस्तान की फौज के अक्सर अफसरान की तरबियत अमेरिका में हुई है। तो अमेरिका जो है वो ब्रेन वॉशिंग का काम बहुत अच्छा जानता है, लालच देता है। और ऐसे लोग खास तौर पर बलूचिस्तान में तैनात किए जाते हैं जो बलूचिस्तान को तरक्की न दे सके। बलूचिस्तान अमेरिका जानता है कि किन किन वसाइल से माला माल है। अभी एक अखबार में मजमून शाया हुआ था कि पाकिस्तान के अंदर जो तेल है वो तेल ईरान ले रहा है अपने कुओं से। अगर उनका पाकिस्तान उनको लेना शुरू कर दे तो ईरान का तेल कम हो जाएगा। और ये मुआहदा हुआ था शहंशाह ईरान के साथ। उन साहब के दावे की भी तस्दीक होनी चाहिए, इसलिए कि ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़े अखबार में शाये हुई थी ये बात, और हम उनको झूठा नहीं कह रहे, लेकिन ये बात साबित होनी चाहिए कि क्या पाकिस्तान और ईरान में ऐसा कोई मुआहदा है कि तेल पाकिस्तान में हो और निकालेगा ईरान, और पाकिस्तान कोई तेल नहीं निकालेगा। ये मुआहदा इसलिए हुआ होगा कि उस वक्त शहंशाह ईरान अमरीकी पिट्ठू थे, अमेरिका के जेर असर थे, और अमेरिका नहीं चाहता था कि ईरान को कमज़ोर किया जाए। तो लिहाजा वो मुआहदा हुआ, और उस मुआहदे पर अभी तक अमल दरामद क्यों हो रहा है, ये हमारी समझ से बाहर है। पाकिस्तान को अपने तेल में खुद कफील होना चाहिए, और इसके लिए उस मुआहदे को भी वापस आना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम के लिए सिक्योरिटी इदारों को पाकिस्तान में क़याम अमन के सख्त इक़दाम करने होंगे। इसके लिए नए क़वानीन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो है जो उसको दूर करने की ज़रूरत है। मैं सीधी सी बात कहता हूँ कि किसी थाने की हुदूद में चोरियाँ, डकैतियाँ और मोबाइल छीनना सिर्फ इसलिए होता है कि उस थाने के जो थानेदार हैं वो करप्ट हैं। उन्होंने ही ये छोड़ रखे होते हैं। ये डाकू, ये चोर उनके ही छोड़े हुए होते हैं। उनकी हिम्मत नहीं हो सकती, उनकी जुर्रत नहीं हो सकती कि वो किसी से मोबाइल छीन ले, या किसी के घर में डाका डालें, या किसी के यहाँ चोरी करें। ये सिर्फ और सिर्फ थानेदारों की शह पर ही होता है, क्योंकि थानेदार करप्ट हैं। उनको अपने माल में हिस्सा चाहिए। ये करप्शन ख़त्म होगी तो माशरे में अमन कायम होगा। जब माशरे में अमन कायम होगा तो लोग सुकून के साथ रोज़गार हासिल कर सकेंगे। इसीलिए कराची जो पाकिस्तान का माशी हब है, चोरियों, डकैतियों, गुंडागर्दियों का शिकार है। सड़कें खराब, ट्रांसपोर्ट खराब, उन सब की एक ही वजह करप्शन। अगर करप्शन न हो तो ये सब कुछ ना हो। कराची में जो बसें चलती हैं प्राइवेट, उनमें से कोई टिकट नहीं देता, तो टैक्स का निजाम कहां गया? ये बसों वाले कमा रहे हैं, टैक्स नहीं दे रहे। एफबीआर वाले टैक्स वसूल नहीं कर रहे। एफबीआर के अफसरान से लेकर चपरासी तक के असासों की जांच पड़ताल होनी चाहिए कि उन्होंने अपनी आमदनी से जायद असासे कैसे बनाए। ये होनी चाहिए। करप्शन की जितनी भी चीजें हैं
जितने भी मामलात हैं उसके नतीजे में नाजायज बस्तियां आबाद होती हैं, झोपड़ बस्तियां आबाद होती हैं। कराची यूनिवर्सिटी में चीनी असातिज़ा का कत्ल हुआ, उसके बाद से कराची यूनिवर्सिटी के सामने जो नाजायज झोपड़ बस्ती थी उसको हटाया गया। उसका लिंक यकीनन उसके साथ था, दहशतगर्दी के साथ। और ऐसी ही कई झोपड़ बस्तियां कराची एयरपोर्ट की पुश्त पर, मलिर कैंट के इलाके में, मौसमियात के इलाके में और कई इलाकों में मौजूद हैं, जहां दहशतगर्द भी मौजूद होंगे, जहां उनके सहूलतकार भी मौजूद होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ करप्शन की वजह से, रिश्वत की वजह से, वाटर बोर्ड की रिश्वत की वजह से टैंकर चलते हैं। ये तमाम चीज़ें माशरती तौर पर पाकिस्तान को सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार करती रहेंगी। यही वजह है किसी को एतमाद नहीं है कि पाकिस्तान में कभी कोई तरक्की हो सकेगी। यही वजह है कि यहाँ से ब्रेन ड्रेन होता है और यही वजह है कि यहाँ के हुनरमंद लोगों को दूसरे ममालिक लेकर चले जाते हैं। तो चीनी वज़ीर ख़ारजा का ये मशवरा गौर करें और इस पर तय कर लें कि सियासी इस्तेहकाम के लिए हमें क्या करना होगा। मेरा मशवरा तो ये है कि सबसे पहले रिश्वत का खात्मा कीजिए, दहशतगर्दी का खात्मा इसी के साथ हो जाएगा। कोलंबिया जो दुनिया के करप्ट तरीन ममालिक में 2008 में शुमार होता था, आजकल का मुझे नहीं पता इसलिए मैं कह रहा हूं, तो उसके बारे में अमेरिका के ब्रूकिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट शाये की, जिसके अंदर उन्होंने बताया 2009 के अंदर वो रिपोर्ट सामने आई और 2008 के आज़ाद-ओ-शुमार की रोशनी में उन्होंने बताया कि कोलंबिया 10 करप्ट तरीन ममालिक में सरे फहरिस्त था, तीसरे नंबर पर था और आए दिन दहशतगर्दाना हमले होते थे। जाहिर है जब करप्शन थी, पुलिस करप्ट थी, सब चीज़ थी, तो दहशतगर्दों को खुल खेल कर मौका मिल जाता है। दहशतगर्द जब दाखिल होते हैं पुलिस को रिश्वत दे देते हैं और दाखिल हो जाते हैं असलहे समेत। दहशतगर्द कच्ची बस्तियां बनवाते हैं, नाजायज बस्तियां बनवाते हैं, वहाँ रहने लगते हैं तमाम सहूलतों के साथ, कोई नहीं पूछने वाला उनको। वो पानी की लाइन भी तोड़ लेते हैं, वो तमाम चीज़ें फिर नाजायज तारे काम होते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। लिहाजा असल वजह करप्शन है और उस करप्शन का नतीजा जो है दहशतगर्दी है, मुल्क का अदम इस्तेहकाम है। और ये मुल्क का अदम इस्तेहकाम ऊपर तक चला गया है और मुल्क को लूटने जो लोग आते हैं उनसे कोई पूछने जाए तो अपने गिर्द वो काले बकरों का हिसार बना लेते हैं। दुनिया भर में जादू टोने को रोका जाता है, बुरा समझा जाता है, कानूनी तौर पर वो नाजायज होता है, उसकी सजा होती है, लेकिन पाकिस्तान में ये सरेआम है। बल्कि इश्तिहार लगते हैं शहरों में, फला माई, ये माई, वो माई के इश्तिहार लगे हुए हैं। और ये सोचने की बात, ये सिर्फ इसलिए लगे हुए हैं कि हमारे मुल्क में करप्शन है और करप्शन इसलिए है कि हम अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करते। इजाज़त लेने से पहले आपसे गुजारिश ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों तक हमारा पैगाम पहुंचाइए। आप खुद भी तबसरा कीजिए, तनकीद कीजिए, तायीद कीजिए, हम इसके मुंतज़िर हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।